हेलो बेटा, गुड इवनिंग। ये बेटा रिकॉर्डेड वीडियो है। हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और क्लोरोबेंजीन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लगभग 15-20 मिनट का पढ़ा था। लास्ट क्लास में ऑक्सीडेशन के बारे में हम लोगों ने देखा था। मेनली इटार्ड ऑक्सीडेशन देखा था, हॉट क्यूब देखा था, V2O5 की प्रेजेंस में देखा था। और उससे पहले मैंने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एल्किल हैलाइड को लेके आपको 4 क्वेश्चन दिए थे। तो आइए जरा सबसे पहले उन क्वेश्चनों को डिस्कस कर लें, फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और क्लोरोबेंजीन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि आपके सामने एक ये एल्किल हैलाइड था और जिसका अपन लोगों ने वुड्स रिएक्शन कराया था। अब सवाल ये है, यहां पर X प्रोडक्ट बने, X डायमर प्रोडक्ट। तो बताइए X की वैल्यू क्या होगी? दिस इज द क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल है, ये वुड्स रिएक्शन बेटा है। और वुड्स बेटा आपको मालूम है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को काटो और बिंदी लगाओ। अब हम लोग इस बिंदी को डायमराइज करते थे। इसके लिए ध्यान दीजिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो बिंदी बोले तो फ्री रेडिकल ये जो बना है, ये भी डायमराइज कर सकता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये फ्री रेडिकल चूंकि रेजोनेंस में है, तो ये फ्री रेडिकल एक दूसरे फ्री रेडिकल में बदल सकता है। अगर आप ध्यान से देखें, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक एटम जिस पे अनपेड इलेक्ट्रॉन, दूसरे जुड़ा सिंगल से, दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड, सिंगल हो गया डबल, डबल हो गया सिंगल, बिंदी पहुंच गई तीसरे के पास। ये फर्दर बेटा रेजोनेंस में जा रहा है। मतलब आपका जो इंटरमीडिएट बन रहा है, जिसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो आप देखिए रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। ध्यान से देखिए, ये पहला इंटरमीडिएट है, ये दूसरा इंटरमीडिएट है, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये वापस से पहला ही बन गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, उस समय में समझ में नहीं आ रहा वो पहला कैसे बन गया, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे रफली नंबरिंग कर लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तेरा जिसमें अनपेयर्ड है उसको हमने 1 नंबर दिया, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे 2 नंबर क्या मिला? अनपेयर्ड को 1, एक डबल बॉन्ड को 2 और एक डबल बॉन्ड को 4 नंबर मिला। यहाँ पर आप देखिए, अगर अनपेयर्ड वाले को 1 दें, 2, 3, 4, 5, 6, अनपेयर्ड को 1 मिल रहा, एक डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा, एक डबल बॉन्ड को 5 मिल रहा। देखिए मामला बदल गया है। यहाँ पर अगर आप लोग देखिए, अनपेयर्ड वाले को 1 दीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, अनपेयर्ड को 1 है, डबल बॉन्ड को 2 है, और दूसरे डबल बॉन्ड को 4 है। मतलब पहला और वो लास्ट वाला क्या है? सेम। अब देखिए बेटा, पहला वाला आपने डाइमराइज किया, आपको एक प्रोडक्ट मिल गया। सिमिलरली दूसरा वाला डाइमराइज करोगे तभी तो बनाते हैं एल्केन, आपको एक प्रोडक्ट और मिल गया। ये दोनों हो गए सिंपल प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट ये भी तो हो सकता है कि पहला वाला दूसरे वाले के साथ डाइमराइज करे, तो एक प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा। तो टोटल कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? टोटल मिलेंगे आपको 3 प्रोडक्ट। तो X की वैल्यू बेटा क्या आ गई? X की वैल्यू आ गई 3। ओके बेटा, तो यहां पर X की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अच्छा, अब इस नंबरिंग का बड़ा फायदा है। नंबरिंग का एक फायदा तो आपको ये मिल गया कि आपको ये क्लियर हो गया कि ये दोनों अलग है और ये सेम। दूसरा देखिए फायदा क्या मिलेगा। मान लो पहला वाला प्रोडक्ट आपको बनाना होता, आपने पहले वाले को डायमराइज किया, ये कैसे बनेगा पहला वाला प्रोडक्ट? ध्यान से लोग देखेंगे, ये बिंदी 1, 2 पर और ये 4 पर। सिमिलरली देखो बेटा, इसी का दूसरा वाला 1,
2 पर और ये 4। तो नंबरिंग से क्या फायदा मिल रहा है कि हम लोग को बॉन्ड बनाने में आसानी हो रही है। ये दोनों हाथ मिला लेंगे, ये आपका बन गया बेटा पहला वाला प्रोडक्ट बन गया। दूसरा प्रोडक्ट बेटा आपको बनाना है ये वाला, तो आप ध्यान सब लोग, ये बेटा है 1 2 3 4 5 1, 2, 5 1, 2, 5 1, 2, 5, ये दोनों अपने हाथों को मिला लेंगे, आपको ये मिल जाएगा। आपको लास्ट वाला क्रॉस प्रोडक्ट बेटा बनाना है। एक तो ये हो गया 1, 2, 4 1, 2, 4 और एक आपको बनाना है 1, 2, 5 1, 2, 5, ये दोनों हाथ मिला लेंगे तो एक प्रोडक्ट बेटा आपका ये बन गया। ये पहला वाला प्रोडक्ट है, ये दूसरा वाला प्रोडक्ट है और ये तीसरा वाला प्रोडक्ट है। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई है? 3 आ गई। ओके चल, ओके तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये वुड्स रिएक्शन पर आधारित क्वेश्चन था। दिस इज व्हाट, दिस इज वुड्स रिएक्शन। ओके करेक्ट, हटा देते बेटा इसको। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने वुड्स रिएक्शन आपको पढ़ाया था। कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड काटो, बिंदी लगाओ, बिंदी जो है दूसरी बिंदी के साथ हाथ मिलाएगी, डाइमराइज करेगी और एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ये अच्छा सवाल था। चलिए दूसरा क्वेश्चन बेटा मैंने आपको दिया था, दूसरा क्वेश्चन बेटा मैंने आपको दिया था, एक फिजर प्रोजेक्शन फार्मूला मैंने बनाया था। एक फिजर प्रोजेक्शन फार्मूला था जिसका बेटा हम लोग डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करा रहे थे। आपसे क्वेश्चन था बताइए ये प्रोडक्ट क्या होगा। आपको याद होगा कि हमने आपको जो ऑप्शन दिए थे, आपके सामने ऑप्शन कुछ ऐसे थे। आपसे क्वेश्चन पहले ये पूछा गया था बताइए इसमें से प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको मालूम होना चाहिए जो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होता है, यहाँ पर ये अल्फा पोजीशन से हैलोजन और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को हटाता है। ये देखिए हैलोजन है, जिस कार्बन से लगा वो अल्फा हो जाएगा, उसके बगल वाला हो जाएगा बीटा। अल्फा से हटना है हैलोजन और बीटा से हटना है हाइड्रोजन, और बीच में क्या आ जाना है बेटा बोलो? डबल बॉन्ड आ जाना है। आपको मालूम है कि डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में दोनों हटने वाले ग्रुप मस्ट बी एंटी कोप्लेनर। बोथ ग्रुप मस्ट बी एंटी कोप्लेनर। ध्यान रखिए बेटा, ध्यान रखिए बेटा, फिजर प्रोजेक्शन फार्मूले पर कभी भी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो रहा हो और इस प्रकार से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म को जोड़कर
क्वेश्चन बनाया जा रहा हो तो हमेशा ध्यान रखना ये क्वेश्चन इस बात पर आधारित होता है कि आपको ये कंडीशन मालूम है कि नहीं, और ये कंडीशन से इस क्वेश्चन को तभी सॉल्व आप कर पाएंगे बेटा जब ये फिजर प्रोजेक्शन फार्मूले को आप न्यूमैन प्रोजेक्शन में या सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे, तभी आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। देखिए बेटा कुछ बच्चे हो सकते हैं सोच रहे हो अरे गुरुजी ये दोनों एंटी कोप्लेनर हैं, तो देखो ना ये लेफ्ट में भाग रहा है ये राइट में भाग रहा है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। हुजूर आपको मालूम होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन से लगे ग्रुप जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, एबव टू द प्लेन ऑफ द पेपर होते हैं, ये भी बाहर की तरफ है ये भी बाहर की तरफ है। बेटा अभी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं हो सकता, इसलिए सबसे अच्छा रहेगा बेटा कि आप इसको कन्वर्ट कर लें, फिजर प्रोजेक्शन फार्मूले को कन्वर्ट कर लें न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले में। गुरुजी कैसे करें? हाँ ये बात है, तो मैं आपको एक अपनी टेक्निक बताता हूं, आप उस टेक्निक से बदला करो, ध्यान देना कुछ मत करो। एक कार्बन ये है सर्किल, एक कार्बन ये बिंदु। बेटा मेरा कहना ये है, बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल तरीका, आप एंटी स्टैगर कन्फर्मेशन बनाया करो हमेशा। हमेशा क्या बनाओ? आप एंटी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बनाओ। अब करना क्या है तुम, ये जो ग्रुप है ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में और ये दोनों आपस में, आप इनको एक दूसरे के अपोजिट अरेंज कर दिया करो। हम कहना ये चाहते हैं, जैसे मान लो ये जो सर्किल वाला है ये अल्फा है और बिंदी वाला मान लो कुछ भी कर दो बीटा। अब बीटा पे क्या लगा है? C6H5 लगा है, CS3 लगा है और H लगा हुआ है। अब देखना आपको CS3 के अपोजिट में क्या लगाना है? Br। CS3 के अपोजिट में अल्फा से लगा है Br, H के अपोजिट में लगा है H, H के अपोजिट में अल्फा से लगा दो H, और C6H5 के अपोजिट में C6H5। अब ऐसे इसको अरेंज कर दो। अब देखना बेटा, अब आप खुद बताओ यहां पे जो Br और H आपको एंटी पोजीशन में दिखाई पड़ रहे थे, क्या वास्तव में वो एंटी है? नहीं। ये देखिए अल्फा से लगा है Br जिसके एंटी पोजीशन पर CS3 है, जबकि हमको चाहिए क्या है? H। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दे बेटा सब लोग, चाहे अल्फा को देख लो चाहे बीटा को देख लो, अगर हम अल्फा वाले को 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें तो ये Br यहां पर पहुंच जाएगा और H के एंटी कोप्लेनर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है अल्फा को। ठीक है, आगे ध्यान देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन बेटा होता है, बस वो आप तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है। तो आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान देखिएगा सब लोग, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। ओके देखिए बेटा, आपने ध्यान बेटा सब लोग, हमने बीटा को तो बिल्कुल टच नहीं किया, C6H5 CS3H, अल्फा को एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री घुमाया, Br आ गया यहां पर, H आ गया यहां पर और C6H5 आ गया यहां पर। अब आप देख सकते हैं ये आपने कहा अल्फा था, सर्किल वाला कार्बन अल्फा था, बिंदी वाला कार्बन बीटा था, अल्फा से हटा Br और इसके एंटीसिन पोजीशन से बीटा से हट गया H। तो अगर ध्यान से हम लोग देखें आगे जगह ब्लॉक है, चलिए मैं रब कर देता हूं इतना। अगर ध्यान से आप लोग देखें
आफ्टर dehydrohalogenation what is the condition? आफ्टर dehydrohalogenation what is the condition? ध्यान देखें सब लोग, ये H हट गया है बीटा से, सिर्फ पोजीशन ये बची है, बीटा, और अल्फा से देखिए Br हट गया है, सिर्फ ये पोजीशन बची हुई है H C6H5, ये अल्फा है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो C6H5 दोनों कार्बनों के एक तरफ है और CH3H दोनों कार्बनों के एक तरफ है। अब देखिए बेटा, C6H5 दोनों कार्बनों के एक तरफ है और CH3 और H दोनों कार्बनों के एक तरफ है। सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 1। और ध्यान रखिए, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो गया है तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ गया होगा, तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। बहुत आसान तरीका होता है और समझने का। आप इसको सिंपल गोले को और बिंदी को ऐसे दूर दूर कर दिया करो। अगर ध्यान से देखें, जगह कम पड़ रही है, यहां कर रहे हैं, ये देखो बेटा, सिंपल दोनों को दूर दूर कर दिया। बिंदी को इधर ले जाओ, सर्किल को नीचे ले जाओ, सिंपल अलग अलग कर दो। आप देखिए बेटा, आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा, CH3PH ये रहा और HPH ये रहा। तो व्हाट इज द आंसर? फर्स्ट इज द आंसर। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन फॉलो E2 एलिमिनेशन, एंटीसिन होने चाहिए दोनों ग्रुप। न्यू फिगर प्रोजेक्शन फार्मूले से स्यूडो फीलिंग आती है कि Br और H एंटीसिन पोजीशन पर है, लेकिन वास्तव में ये एंटीसिन नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन से लगे हैं। ये भी बाहर की तरफ है और ये भी बाहर की तरफ है। हमारा सबसे पहला बेटा काम होता है इनको फिगर प्रोजेक्शन फार्मूले से न्यू मेन प्रोजेक्शन में बदलना। हमने आपको एक शॉर्टकट तरीका क्या बताया, कोई भी फिगर प्रोजेक्शन फार्मूला बनाओ, आप दिमाग मत लगाओ, आप एंटी स्टैगर्ड बना दिया करो। सिंपल एंटी स्टैगर्ड बना दो। ये दोनों को कर दो अपोजिट, ये दोनों को कर दो अपोजिट और इन दोनों को कर दो अपोजिट। अब आपने देखा कि Br के अपोजिट तो CH3 है, हमें तो चाहिए हाइड्रोजन, तो हमने अल्फा वाले को 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन बन गया। अब अगर देखें, अल्फा से हटेगा Br और बीटा से हटेगा हाइड्रोजन, कॉन्फ़िगरेशन क्या बचा? बिंदी पर बचा C6H5 और CH3, C6H5 और CH3, और सर्किल से बचा ऐसे C6H5 और ऐसे हाइड्रोजन, ऐसे C6H5 और ऐसे हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए, C6H5H, C6H5H। तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आ रहा है। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, बहुत ही प्यारा सवाल था। कैसे बदलते हैं फिगर प्रोजेक्शन फार्मूले को न्यू मेन प्रोजेक्शन में? एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया है। एंटी स्टैगर्ड बना दीजिए। अगर बेटा इसको हम आपको कंसेप्चुअली सिखाते, तो कंसेप्चुअली बेटा ये होता है कि जो फिगर प्रोजेक्शन फार्मूले होते हैं वो हमेशा जब न्यूमन में बदलते हैं तो एक्लिप्स कन्फर्मर में बदले जाते हैं। हमने आपको ये शॉर्टकट तरीका बताया, एंटी स्टैगर्ड बना दो और सबको अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो, ठीक है। अब एक्लिप्स बनाते, फिर एक्लिप्स से घुमाकर उसको एंटी स्टैगर्ड में ले जाते, तो आपका समय बेटा काफी बर्बाद हो जाता। तो ये शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया। दूसरे के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था बेटा? CH3COCl AlCl3, B PCl5, C and C
x मोल NaNH2D, और यहां पे आपसे बोला गया था कि D इज बेंजीन। तो बताइए बेटा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? ध्यान, D इज सॉरी D बेंजीन नहीं है, A इज बेंजीन। ये A जो है वो बेंजीन है, ये एग्जामिनर ने आपसे बता दिया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए, पहली वाली रिएक्शन जो है दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये हटेगा, CO पे प्लस आएगा, इस पे अटैक करेगा, तो व्हाट इज B? B इज एसिटोफिनोल। जब कीटोन के एक हाथ पर मिथाइल और दूसरे हाथ पर फिनाइल ग्रुप लगा होता है तो उसे हम एसिटोफिनोल कहते हैं। अब एसिटोफिनोल का रिएक्शन आपने कराया PCl5 से, मुझे अच्छे से याद है आयनिक इक्विलिब्रिया का जो वीडियो था, मुझे अच्छे से याद है, अब कौन सा लेक्चर था मुझे ये नहीं याद है, उसमें मैंने आपको PCl5 के बारे में अच्छे से बताया था। और अभी हाइड्रोकार्बन के लेक्चर में भी मैंने PCl5 के बारे में अच्छे से तो नहीं लेकिन एक रिएक्शन इसकी जरूर बताई थी, जहां जहां OH वहां Cl। देखिए आयनिक इक्विलिब्रिया के लेक्चर में हमने आपको PCl5 के बारे में बताया था, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को काटता है और प्रत्येक बॉन्ड के लिए एक क्लोरीन कार्बन को प्रोवाइड करता है। यहां पे देखिए कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो ये 2 क्लोरीन प्रोवाइड करेगा, तो व्हाट इज C? C इज दिस। दिस इज C, राइट बेटा। अब देखिए क्या हो रहा है, C पर आपने डाला है NaNH2। NaNH2 इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इट कॉजेज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। आप देखिए जिस पर हैलोजन है वो अल्फा, बगल वाले कार्बन बीटा, इस बीटा पे तो कुछ है नहीं, यहां से हटेगा, एक Cl एक H, एक NaNH2 यूज हुआ, दूसरा Cl दूसरा H, फिर एक NaNH2 यूज हुआ। तो यूजली मोस्ट ऑफ द बच्चों ने क्या किया, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराकर ये बना दिया और उनका आंसर आया X इज इक्वल टू 2। तो मैं अपने बच्चों से कहूंगा कि आपने किया तो बहुत ही अच्छा, लेकिन थोड़ी सी आपसे चूक हो गई बेटा। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन 2 बार होगा तो NaNH2 के 2 मोल यूज होंगे। ये आपने ध्यान नहीं दिया, ये जो एल्काइन आपका बन रहा है ये टर्मिनल एल्काइन बन रहा है, और टर्मिनल एल्काइन का मतलब है इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा और NaNH2 के पास होता है बेस। तो आफ्टर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन बाय कंज्यूमिंग 2 मोल NaNH2 रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, अब हो जाएगी एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी फर्दर 1 मोल NaNH2 के साथ। तो यहां पर आपको टर्मिनल एल्काइन नहीं मिलेगी बल्कि आपको इसका सोडियम सॉल्ट मिलेगा, दिस इज D। तो कितने मोल NaNH2 यूज हुए बेटा? 2 मोल यूज नहीं हुए बेटा, 3 मोल NaNH2 यूज होंगे, 2 मोल डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराने में और 1 मोल एसिड बेस रिएक्शन कराने में। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है X की वैल्यू होगी 2, गलत, X की वैल्यू होगी 3। दूसरा ऑप्शन D हैज एसिडिक हाइड्रोजन, गलत, रिएक्शन यहां पर स्टॉप ही नहीं होनी। जब 3 मोल NaNH2 यूज होंगे तो जो D बनेगा उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा, इसलिए B वाला भी गलत हो गया। C, D ऑन रिएक्शन विद मिथाइल ब्रोमाइड गिव ए इंटरनल एल्काइन, बिल्कुल सही बात है, आप ध्यान दीजिए, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं।
ये आपका डी है, सोडियम सॉल्ट है, वर्क एज न्यूक्लियोफाइल। और आप जब इसकी रिएक्शन मिथाइल ब्रोमाइड से कराओगे तो ये SN2 फैशन में अटैक करेगा। Br माइनस निकल गया जो Na प्लस के साथ मिलकर NaBr बनाएगा। और ये देखो एक हायर एल्काइन आपको प्राप्त हो गई जिसका ट्रिपल बॉन्ड अंदर है, टर्मिनल पोजीशन पे नहीं है। इसे कहते हैं हम इंटरनल एल्काइन या नॉन टर्मिनल एल्काइन। तो सी वाला स्टेटमेंट क्या है, सही है। डी वाला स्टेटमेंट है फर्स्ट रिएक्शन इज गाटरमैन रिएक्शन, नो फर्स्ट रिएक्शन इज फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो सही आंसर कौन सा हुआ, सी वाला सही आंसर हुआ। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड। दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड। दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड। बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। ओके राइट। अब हम लोग जा रहे हैं चौथे पॉइंट में। चौथा क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया था, चौथा क्वेश्चन था SW का। एक कंपाउंड ए है, ध्यान में, जिसके बारे में दो बातें बताई। ये 2 मोल हाइड्रोजन से कंबाइन करके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाता है, और दूसरा इसका ओजोनोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट कराने पर हमें फॉर्मेल्डिहाइड मिल रहा है और एक हमें ये डाई कीटोन मिल रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए ये ए क्या होगा। कैसे? ध्यान से मेरी बात सुनिए। अगर ये ए 2 मोल हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, इसका मतलब यहां से रिजल्ट आया कि ए है 2 पाई बॉन्ड। 2 मोल हाइड्रोजन, 1 पाई बॉन्ड में 1 मोल हाइड्रोजन ऐड होता है, तो 2 मोल अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो 2 पाई बॉन्ड इसके पास होंगे। अब 2 पाई बॉन्ड का मतलब ये हुआ या तो ये एल्काइन हो सकता है या फिर ये डाईईन हो सकता है। ध्यान से देखिए, अगर बेटा ये एल्काइन होता तो ओजोनोलिसिस कराने पर हमें 2 प्रोडक्ट ना मिलते बल्कि 1 प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता। 2 प्रोडक्ट मिलने का मतलब है कि ये एल्कीन ही होगा, इंप्लाइज दिस इज डाईईन। ये बेटा जो होगा ये डाईईन होगा, ये क्लियर हो चुका है कि ये डाईईन होगा। अब सवाल ये है कि ये डाईईन हम कैसे बनाएं। क्या मेरे स्टूडेंट ये नहीं जानते हैं कि ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट कैसे प्राप्त करते हैं? पूर्वाध ट्रिक थी, चोंच से चोंच लड़ाओ। हाँ, देखो बेटा कैसे होगा। इस समय आपके पास 2 प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट के पास 1 चोंच है, दूसरे प्रोडक्ट के पास 3 चोंचे हैं। चोंच मतलब कार्बोनिल ग्रुप। अब देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, ये इसके साथ चोंच लड़ाए और ये इसके साथ चोंच लड़ाए। ध्यान से मेरी बात सब लोग सुनिएगा प्लीज, मैं विधिवत करके दिखा रहा हूं, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पहली पॉसिबिलिटी, ये इसके साथ चोंच लड़ाए। थोड़ा क्या मैं रब कर सकता हूं ना, जगह कम पड़ रही है।
समझ गए हो ना बेटा क्या हो रहा है? ठीक है, तो और ये इसके साथ चोंच लड़ा, आपको मालूम अपन क्या करते हैं, चोंच से चोंच लड़ाओ और चोंचों को पकड़ के अलग कर देते हैं। देखिए क्या हुआ बेटा, ध्यान से देखो बेटा, जब इसकी चोंच आप इससे लड़ाएंगे तो सब लोग को समझ में आ रहा है कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक ये साइकिल बन जाएगी। ध्यान दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 मेंबर की एक साइकिल बन जाएगी। हमेशा ध्यान रखो बेटा, बहुत काम आने वाला है जो मैं बोलने जा रहा हूं। कभी भी साइक्लिक प्रोडक्ट बन रहा, एक ही मॉलिक्यूल है जो आपस में रिएक्शन कर ले रहे हैं, वो रिएक्शन चाहे कोई भी हो, भविष्य में आप पढ़ोगे एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं एक ही के अंदर ओजोलिसिस हो रही है। तो जब कभी भी साइक्लिक प्रोडक्ट बेटा बन रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना, आ जाओ, हमेशा ध्यान रखना, आप क्या करो, एक रफली नंबरिंग कर दिया करो। ध्यान सुनना, रफली नंबरिंग कर दिया करो और ये देख लिया करो कि कितने मेंबर की रिंग बन रही है। बोलो जहां बैठे, मैंने क्या बोला, रफली नंबरिंग कर दिया करो और ये देख लिया करो कि कितने मेंबर की रिंग बन रही है। जैसे हमें रफली नंबरिंग करी, इसके और इसके भी रिएक्शन हो रही है, 1 2 3, 4 मेंबर रिंग बना दो। ले भैया, हमने 4 मेंबर रिंग बना दी। जहां चाहो वहां से नंबरिंग कर दो रफली। और नंबरिंग हमने कर दी 1 2 3 4। देखना, 1 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, चोंच से चोंच लगाओ। 1 पर लगा है मिथाइल, 2 पे लगा है ये वाला ग्रुप, ओके, और C डबल बॉन्ड C। ये देखो बेटा, आपका जो A हो सकता है वो ये हो सकता है। क्यों? देखिए 2 पाई बॉन्ड है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और जब इसकी आप ओजोलिसिस कराओगे तो एक मिलेगा आपको फॉर्मेल्डिहाइड और एक मिलेगा आपको ये डाइकीटोन। सो A का जो है वो ये हो सकता है। पहली पॉसिबिलिटी मैंने आपको दिखाई, उम्मीद करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या हो सकती है, हटा रहा है इसको। दूसरी पॉसिबिलिटी में ये हो सकती है, ये फॉर्मेल्डिहाइड इसके साथ चोंच लड़ाए और ये दोनों आपस में चोंच लड़ाए। आओ भाई प्लीज ध्यान से देखेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड लड़ाएगा इसके साथ चोंच, तो चोंच से चोंच लड़ाओ। ध्यान है सब लोग बेटा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। अब देखिए, जब इनके बीच में आप हटाएंगे ऐसे करके, तो मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग समझ गए हैं, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक रिंग बन जाएगी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो कहीं आप बनाने में गलती ना कर दें, तो मैंने क्या बोला, आप नंबरिंग कर दीजिए और ये देख लीजिए कितने मेंबर की रिंग बन रही है। नंबरिंग कर दो, इसके भी रिएक्शन हो रही है, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग कर दी, ये आयुपेसी नंबरिंग नहीं है, ध्यान रखना। और आपने ये लो भैया 6 मेंबर रिंग बना दी, आपने भी रफली नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4 5 6। देखना 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड, 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड, 1 पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है मिथाइल, 1 पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया हमने, खेल हो गया। 4 पर देखिए लगा है CH3 और C पर डबल बॉन्ड CH3। 4 पे देखो क्या लगा है,
ये ग्रुप लगा हुआ है 4 पर। तो एक प्रोडक्ट बेटा आपका ये बन सकता है। आप चेक कर सकते हैं, ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है, ये सी वाला प्रोडक्ट बन रहा है। आप कॉपी पर देख लो, हमने आपको ऐसे बनाकर दिया ना चित्र, हमने आपकी कॉपी पर इस चित्र को ऐसे बनाया था कल। आप बताइए क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, देख सकते हैं 1 2 3 4 पे सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 4 पर सब्स्टिट्यूएंट, दोनों सेम है। मतलब जब इसने इसके साथ चोंच लड़ाई, इन दोनों ने आपस में चोंच लड़ाई, तो आपकी सीट का पहला वाला ऑप्शन बन गया। जब इसने इसके साथ चोंच लड़ाई और इसने इसके साथ चोंच लड़ाई, तो आपके सामने सी वाला प्रोडक्ट बन गया। उम्मीद करते हैं आप तीसरा समझ गए होंगे, वो भी बनाकर दिखाऊंगा। मैं हटा दे रहा हूं बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चोंच से चोंच लड़ाओ, तीसरा वाला बेटा आप समझ गए होंगे। ये इसके साथ चोंच लड़ाएगा और ये दोनों आपस में चोंच लड़ाएंगे। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी डबल बॉन्ड सी हो जाएगा। यहां पे प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। आप रफली नंबरिंग कर दीजिए, 1 और 5 मेंबर रिंग बननी है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 5 मेंबर रिंग बना दीजिए। नंबरिंग कहीं से डाल दीजिए, 1 2 3 4 5। 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड, 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, राइट बेटा। 1 पे लगा है सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल और 5 पे लगा है सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल। 1 पे लगा है सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल और 5 पे लगा है सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल। कितना हो गया, आगे बढ़िए। 4 पर भी क्या लगा है, CS2, CS2 C डबल बॉन्ड C, CS2 कैसे बना लीजिए, देखिए 4 पे CS2 CH डबल बॉन्ड CS2, CS2 CH डबल बॉन्ड CS2। एक प्रोडक्ट देखिए बेटा ये बनेगा, कोई ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है, आप देखिए बेटा, हाँ आपका प्रोडक्ट बन रहा है, बी वाला बन रहा है। हमने ऐसे बनाया है, आपकी कॉपी में डिजाइनदार बना है ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए बेटा आपका बी वाला बन रहा है। इसका मतलब कि ये जो ए है वो तीनों हो सकते हैं, तीनों मैंने बनाकर दिखाए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी वाला सही होगा, तीनों हो सकते हैं। ओके, तो बहुत ही प्यारा सवाल था। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सवाल आपका नीट में आ जाए, लेकिन इससे बहुत कुछ आ सकता है। बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, चोंच से चोंच कैसे लड़ा रहे हैं, बैक ट्रेसिंग कैसे कर रहे हैं, बैक ट्रेसिंग करने पर साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं, बहुत कुछ क्लियर होता है इस क्वेश्चन से। आई होप आपको ये चारों सवाल क्लियर हो गए होंगे। बेटा ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये मैंने HW के 4 क्वेश्चनों के ऊपर बनाया है। कल मैं क्लास लूंगा जिसमें मैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और क्लोरोबेंजीन की एक लास्ट लेक्चर मैं कल बना दूंगा। ये लेक्चर मैंने सिर्फ बनाया है 4 क्वेश्चनों के HW के ऊपर। ओके भाई, थैंक यू।